मेरी माँ ठंड में भी बाहर ही सोती थी और हमें अंदर सुलाती थी। एक रात मैंने एक कमरे के बाहर देखा कि माँ की चारपाई हिल रही थी। मैं जैसे ही माँ के करीब गई मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी माँ और मेरे चाचा दोनों एक चारपाई पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अनमोल है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको आगे की कहानी सुनाती हूँ। मेरे पापा को मरे हुए 5 महीने गुजर चुके थे। मेरी माँ जवानी में विधवा हो गई थी। जब माँ मुझे लेकर नानी के घर जाने लगी तो बड़े पापा ने हमें रोक लिया और माँ से कहा कि आप मेरे भाई की बीवी हैं, मैं आपका ख्याल रखूँगा। आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। तब से बड़े पापा मेरी माँ और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वो अपनी बीवी से ज़्यादा मेरी माँ पर मेहरबान थे। वह वजह थी कि बड़ी मम्मी मेरी माँ पर शक करती थी कि इनका मेरे पति से कोई चक्कर है, और फिर बड़ी मम्मी ने हमारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया था। सारे घर के काम हम माँ बेटी से करवाती और हम दोनों की बातें भी सुनाती। बड़ी माँ कभी भी हमारे काम से खुश नहीं हुई थी। वो हमेशा हमारे काम में कमी ही निकालती रहती थी। कभी कहती थी कि ठीक से नहीं किया, तो कभी कहती थी कि काम बिगाड़ दिया। ऐसे में मेरी ज़िंदगी नरक बनाकर रह गई थी। ऊपर से उनकी 5 बेटियां और एक बेटा भी हमारे लिए मुसीबत बन गए थे। वो भी सारा दिन मुझे और माँ को कामों में उलझाए ही रखते थे। इस घर में हमारा इकलौता सहारा जो थे वो बड़े पापा ही थे। बड़े पापा मेरी और मेरी माँ का बहुत ख्याल रखते थे, मगर बड़ी मम्मी से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता था। वो मेरी माँ को नहीं देखना चाहती थी। जब से पापा का देहांत हुआ था, बड़े पापा मेरे और माँ के लिए अलग से फ्रूट लाया करते थे और अपने बच्चों के लिए अलग से लाते थे, मगर बड़ी मम्मी हमसे फ्रूट तक छीन लिया करती थी। वो कहती थी कि जब हमारा खाना पीना एक साथ है तो ये अलग अलग फ्रूट लाने की क्या मतलब है, और फिर हमें फलों के छिलके ही देखना नसीब होता था। बड़ी मम्मी हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही थी। एक दिन मैं और माँ घर के सारे काम करने के बाद जब थोड़ी देर के लिए कमरे में आराम करने गए, माँ ने मुझसे कहा कि अनीता, मेरी कमर दर्द कर रही है। मैं माँ की कमर दबाने लगी। तभी बड़ी मम्मी हमारे कमरे में आ गई और मेरी माँ से कहने लगी कि भाभी, आज किचन कौन देखेगा? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आज बच्चों को कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है और तुम इधर लेटी हुई हो। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी कि आज तबीयत ठीक नहीं है। बड़ी माँ एकदम से चिल्ला पड़ी थी। वो कहने लगी कि तुम माँ बेटी हर वक्त बीमार रहती हो। मेरा तो दिल करता है कि तुम दोनों माँ बेटी को धक्के मारकर घर से निकाल दो, मगर मुझे इस बात का पता ही नहीं कि तुमने मेरे पति पर क्या जादू कर रखा है जो तुम लोगों को वो इस घर से जाने ही नहीं देता। मेरे बस चले तो मैं तुम दोनों को अपने घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त ना करूं। माँ उठी और किचन में चली गई। मेरा दिल चाहता था कि मैं बड़ी मम्मी से पूछूं कि आपके अंदर का शैतान आखिर कब खत्म होगा। दरअसल जब मेरे पापा थे तो वो कमाया करते थे। मेरे बड़े पापा से ज़्यादा मेरे पापा की आमदनी अच्छी थी। हमें अच्छा खाना खाते हुए और अच्छा पहनते हुए ये सब देखकर बड़ी मम्मी जलन का शिकार होती रहती थी। तब हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। न जाने हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई थी कि मेरे पापा का देहांत हो गया था। माँ तो अब तक सदमे में ही थी। बड़ी मम्मी ने बड़ी होशियारी से पापा का बिजनेस बड़े पापा के हवाले कर दिया था। जाहिर सी बात है कि मैं और माँ तो अपने होश व हवास में ही नहीं थे। पापा का कारोबार डूबने वाला था तो बड़े पापा ने उसे संभाल लिया था। अब बड़े पापा ही हर महीने सारी आमदनी लाकर मेरी माँ के हाथ पर रख दिया करते थे और कहते थे कि भाभी, ये आपके ही पैसे हैं, आपको इसको कहाँ इस्तेमाल करना है ये आपकी मर्जी है। ये सब देखकर तो बड़ी मम्मी का दिल जलकर राख हो जाता था कि मेरा पति अभी भी एक एम्प्लॉय के तौर पर ही काम कर रहा है। बड़ी मम्मी ने बड़े पापा और माँ पर शक करना शुरू कर दिया था। अब वो रोज़ बड़े पापा से लड़ने लगी थी कि तुम था। अब वो राज बड़े पापा से लड़ने लगी, तुम अपनी भाभी और अनीता पर इतना मेहरबान क्यों हो? ज़रूर दाल में कुछ काला है।
वो बड़े पापा से रोज़ मेरे माँ और मेरे से किए गए प्रेम के लिए वो उन पर रोज़ लड़ती थी। एक दिन माँ ने बड़ी मम्मी के सामने हाथ जोड़ दिए थे और कहा था कि ऐसे अल्फाज अपने मुंह से मत निकाला करो, मुझे मेरी बेटी के सामने शर्मिंदा मत किया करो कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। तुम जिस तरह की बातें बोलती हो उससे मैं बहुत शर्मिंदा होती हूँ। एक दिन बड़े पापा ने अपनी बड़ी मम्मी से साफ साफ कह दिया था कि अगर तुमने ये बात करनी नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हें तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा। ये बात सुनकर तो बड़ी मम्मी डर गई थी। इसके बाद उन्होंने फिर कभी भी ये बात अपने मुंह से एक बार भी नहीं निकाला था, लेकिन उन्होंने माँ और मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो हमेशा मुझे और मेरी माँ को जलील किया करती थी। बड़े पापा को इस कदर अपनी मुट्ठी में कर लिया था कि जो महीने भर का खर्चा लाकर माँ के हाथों में रखते थे उन्होंने वो भी अब देना छोड़ दिया था। यानी अब हमारे बिजनेस पर बड़े पापा का और उनके बच्चों का कब्जा हो गया था। माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। मैंने सोचा था कि मैं बड़े पापा से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि वो मेरी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे हमें दे दे। जब रात को वो घर आए तो मैं उनके पास चली गई और उनसे कहा कि पापा आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। पापा कहने लगे कि हाँ बेटी कहो क्या बात है। तब मैंने कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा तबीयत उनकी ठीक नहीं चल रही है। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दे तो मैं माँ को डॉक्टर के पास ले जाऊँ। बड़े पापा कहने लगे कि ठीक है बेटी, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। मुझे तो बस इस बात का पता नहीं था। उस वक्त बड़ी मम्मी हम दोनों की बातें चोरी चुपके सुन रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और कहने लगी, वाह मेरे लिए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। बड़े पापा कहने लगे, अगर तुम कभी बीमार पड़ोगी तो तुम्हें भी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। इतना पत्थर दिल नहीं हूँ मैं। लेकिन तुम कैसे बीमार पड़ोगी? तुम तो सारा दिन बिस्तर पर लेटी अपनी भाभी और अनीता पर हुक्म चलाती रहती हो, उनसे काम करवाती रहती हो। बीमार तो वो इंसान होता है जो मेहनत करता है। बड़ी मम्मी ने जब बड़े पापा के मुंह से ये अल्फाज सुना तो उनका रंग उड़ गया था, पर कुछ कहे बिना ही कमरे से वो बाहर चली गई थी। बड़े पापा ने मुझे 3000 रुपये दिए थे और कहा कि अपनी माँ को सुबह डॉक्टर के पास ले जाना। मैंने बड़े पापा को दिल से धन्यवाद कहा और अपने कमरे में आकर सारी बात अपनी माँ को बता दी। माँ कहने लगी कि धन्य है तुम्हारे बड़े पापा, जिनको अपनी बीवी की करतूत तो मालूम है। मैंने कहा कि माँ मुझे भी इस बात की तसल्ली है। माँ कहने लगी, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी और तेरी इज्जत औरत से सुरक्षित रहे, इस औरत से सुरक्षित रहे, वो कुछ भी कर सकती है। मैं बोली, माँ बड़ी मम्मी सारा दिन हमारी बेइज्जती करती रहती है, उससे बड़ा और क्या करेंगी। माँ कहने लगी, ऐसी औरतें बहुत कुछ कर लेती हैं, तुम क्या जानो। मैंने माँ से कहा कि हे छोड़ो माँ इन बातों का, अब मेरे पास पैसे आ गए हैं और मैं आपको सुबह डॉक्टर के पास लेकर चलूँगी। मैं और माँ रात को सोई थी इस बात से बेखबर कि आने वाली सुबह हमारे लिए क्या लेकर आने वाला था। सुबह हुई तो मेरी आँख खुली। किसी ने दरवाजे के पीटने की आवाज़ सुनकर मैंने दरवाज़ा खोला था। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने बड़ी माँ खड़ी थी। वो मुझे खाना जाने वाली नज़रों से देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे खा ही जाएंगी। पीछे ही बड़े पापा भी चले आए थे। बड़ी मम्मी कहने लगी कि तुमने अपने बड़े पापा के पैसे चुराए हैं। मैंने ना में सिर हिला दिया और बोली, नहीं बड़ी मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हो, मैंने तो ज़िंदगी में कभी भी चोरी नहीं की। बड़े पापा खुद कल रात को माँ के इलाज के लिए मुझे 3000 रुपये दिए थे। वो कहने लगी, बस ज़्यादा बातें मत बनाओ, मुझे कमरे की तलाशी लेने दो। बड़े पापा भी पीछे खड़े हमें देख ही रहे थे। बड़ी मम्मी ने हमारे कमरे की चीज़ों को उलट पुलट करना शुरू कर दिया था और जब उन्होंने हमारी अलमारी खोली तो सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गई थी। बड़ी मम्मी ने अलमारी से अपने सोने के हार निकाल लिए थे। हवा में उसे लहराते हुए कहने लगी कि अनीता, मेरे सोने के हार तुम्हारी अलमारी में कैसे आ गए। माँ तो ये सब देखकर मानो घबरा सी गई थी और सुन पड़ गई थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और दोनों हाथ बड़े पापा के सामने जोड़ दी और कहने लगी कि मुझे नहीं पता है कि ये कैसे आया है। बड़ी मम्मी कहने लगी, तुम्हारे कमरे की अलमारी में मिला है, इसका मतलब तो साफ है कि ये तुम्हारी बेटी की ने ही चुराया है। ये जेवर तुम्हारी बेटी चुरा कर लेकर आई है। माँ कहने लगी,
न तो मैं चोर हूँ और ना ही मेरी बेटी चोर है। बड़ी आगे बढ़ी थी, उनके माथे पर सिकन थी। वो कहने लगी कि अगर तुम दोनों माँ बेटी चोर नहीं हो तो मेरी बीवी का नेकलेस यहाँ क्या कर रहा है। बड़ी मम्मी ने अलमारी को फिर से तलाशी लेना शुरू कर दी और फिर बड़े पापा की अंगूठी निकालकर हमें दिखाई। वो कहने लगी कि ये वही अंगूठी है जो मैं और मेरा पति सुबह से तलाश कर रहे थे। मुझे तो पूरा यकीन था। जब रात को तुम्हारी बेटी हमारे कमरे में आई थी तो यही लेकर वो चली गई थी। मुझे पता था कि तुम दोनों माँ बेटी के हाथ में बड़ी सफाई है। इस तरह से चोरी करती हो कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता। मगर तुम्हारे बड़े पापा कहाँ मानने वाले थे। वो कह रहे थे ना कि मेरी भाभी चोर है और ना ही अनीता चोर है। मैंने उन्हें बहुत बताया लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो और आकर तमाशा अपनी आंखों से देख लो। मुझे तो यही लगता है कि ये दोनों माँ बेटी हमारी चीज़ें लेकर यहाँ से फरार होने का इरादा बनाकर बैठी हैं। बड़े पापा, मुझे अब दोनों इस तरह की उम्मीद नहीं थी। बड़े पापा ने मुझसे और मेरी मम्मी से कहा। बड़ी मम्मी कहने लगी, अब इन दोनों को अपने घर में नहीं रख सकती। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करके इन दोनों को हवालात में बंद करा देती हूँ। बड़े पापा कहने लगे, ऐसा हरगिज़ मत करना। जैसे भी हैं ये दोनों मेरे भाई के निशानी हैं। बड़ी मम्मी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, आज भी आप इन दोनों माँ बेटी की ही तरफदारी कर रहे हैं। बड़े पापा चुप रहे तो बड़ी मम्मी कहने लगी, अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारी भाभी और अनीता को पुलिस के हवाले ना करूं तो इनके घर से निकाल दो। मैं अब इन दोनों को साथ नहीं रख सकती। बड़े पापा का चेहरा उतर गया था। वो आगे बढ़े और माफ़ी मांगते हुए कहने लगे, भाभी, अब बात चोरी तक आ गई है। अगर आपने और सुनीता ने इस तरह की हरकतें ना की होती तो मेरी बीवी की मजाल ना होती कि आपको इस घर से निकाल जाने की कहती। लेकिन गलती आपकी और आपकी बेटी की ही है। मैं अपनी बीवी को मना नहीं कर सकता। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप इस घर से चली जाएं ताकि मेरी बीवी आपको पुलिस के हवाले ना कर सके। तब मेरी माँ आगे बढ़ी थी। वो जिंदगी में पहली बार बड़े पापा के सामने बोल पड़ी थी। वो कहने लगी, जिस घर से आप जाने को कह रहे हो ये घर मेरे पति ने बनवाया था। एहसान फरामोशी की भी कोई हद होती है, मगर आप तो सारी हदें पार कर चुके हो। आपने मेरे पति के घर पर कब्जा किया है। मैं चुप रही। आपने मेरे पति का सारा बिजनेस अपने कब्जे में ले लिया, तब भी मैं चुप रही। आपकी बीवी ने मुझे और मेरी बेटी से नौकरों की तरह रवैया रखा। हमसे पूछे, पूरे घर के काम कराए। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब बहुत हो गया। अगर इस घर से कोई जाएगा तो मैं और मेरी बेटी नहीं बल्कि आप और आपकी बीवी और आपके बच्चे जाएंगे। मेरी माँ की आवाज़ बहुत तेज थी। बड़े पापा कहने लगे, भाभी, आपको गलतफहमी हो रही है। अगर मैं आपके पति का बिजनेस ना संभाला होता तो क्या वो इस मुकाम पर आज होता, बल्कि वो कब का डूब गया होता और आप ये घर बेचने पर मजबूर हो जाते। आपके पास तो छत भी नहीं बचती। आप दोनों माँ बेटी पहले भी चोरी करते रही हैं। हमारा बहुत सारा पैसा गायब है जो आपने ही चोरी किया होगा। ये बात सुनकर बड़ी मम्मी आगे बढ़ी और उन्होंने पुलिस का नंबर मिलाया था। वो कहने लगी कि आप हमारे घर आ जाए, हमारे घर में चोर है। बड़े पापा कहने लगे, भाभी, आप तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुकी हैं। अब अपनी बेटी की ही कुछ सोचिए। बेहतरी इसी में है कि आप ये घर छोड़कर चली जाए। आपको नहीं पता कि थाने में क्या सलूक होता है। उन्होंने माँ को इस कदर डराया था कि वो अपने और मेरे 2 जोड़ी कपड़े बैग में रखकर मुझे अपने साथ लेकर रवाना हो गई थी। मैं और माँ बेबसी के अंत तक पहुँच गए थे। दिल था कि गम से फटा जा रहा था। दुख इस बात का नहीं था कि हमें हमारे हक से दूर किया जा रहा था, क्योंकि जब से पापा मरे थे हमें कभी भी हमारा हक मिला ही नहीं था। असली परेशानी इस बात की थी कि हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं था। माँ कहने लगी, बेटी, अब हम कहाँ जाएंगे। जब से पापा हमारी ज़िंदगी से गए थे बड़े पापा ने हमें किसी से मिलने जुलने भी नहीं दिया था और ना ही किसी के साथ रिश्ता रखने दिया था। अगर माँ की कोई दोस्त होती तो हम उसके घर चले जाते। यूं ही चलते चलते रात हो गई थी। हम अपने शहर से दूर आ गए थे, मगर कोई भी ठिकाना हमें नहीं मिला था। माँ भी खामोश थी और मैं भी खामोश थी। फिर रात हो गई। अकेली औरतों को मर्द अजीब सी नज़रों से देखने लगे थे। हम क्या करें, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। हम आगे पहुँचे तो हमें एक झोपड़ी नजर आई। माँ कहने लगी, ये जगह रात बिताने के लिए अच्छी है, सुबह हम कहीं निकल जाएंगे।
मैंने कहा ठीक है माँ, आ जाओ, हम इस झोपड़ी में ही रह लेते हैं। मैं और माँ झोपड़ी में दाखिल हो चुके थे। वहाँ पर कोई शख्स मौजूद नहीं था। मैं और माँ जमीन पर बैठ गए। माँ के आंसू निकलते जा रहे थे। वो कहने लगी, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मेरे होते हुए भी तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा दिन आ गया है। मैंने कहा, माँ इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर उन लोगों से हिसाब लेंगे जो हमें इस हाल तक पहुँचाने पर मजबूर किया है। माँ खामोश रही और माँ दूसरे के सामने मैं और माँ बैठी रही उस झोपड़ी में। डर के मारे ना तो मुझे नींद आ रही थी और ना ही माँ को। मैंने महसूस किया कि माँ कुछ बेचैन सी थी, कभी उठकर खड़ी हो जाती तो कभी बैठ जाती थी। मैं आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है माँ, आप थक गई हैं क्या? माँ ने ना में सिर हिलाया था और तब मैंने महसूस किया कि माँ का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उनके चेहरे की रंगत फीकी पड़ चुकी थी और फिर वो देखते ही देखते बेहोश हो गई थी। मैं बोली, माँ क्या हो गया? आप आंखें खोलो। मगर माँ ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। माँ जैसे जमीन पर गिर गई थी। मैंने जल्दी से माँ के नब्ज़ को टटोला। वो अभी भी चल रही थी। मुझे मालूम था कि मेरी माँ दिल का मरीज है और डॉक्टर ने ऐसी हालत में माँ को जुबान के नीचे रखने वाली गोली दिया था। मेरे पास इस वक्त गोली मौजूद नहीं था। मैंने माँ को वहीं पर लिटाया और खुद भागते हुए बाहर निकल गई। मैं जल्दी से जल्दी करीब के मेडिकल पहुंचना चाहती थी ताकि वहां से माँ के लिए गोली ले आऊं। मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर मुझे यकीन था कि ऐसी हालत में भगवान मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मैं भागती जा रही थी और फिर मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे कुछ आवारा लड़के लग चुके थे। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा था। वो कहने लगे, तू यहाँ से भागकर कहाँ जा रही है? तुम्हारे पास फरार होने का कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसा करो कि रुक जाओ, हमें मत थकाओ। मैं उनकी बातें सुनकर डर गई थी और अपनी दौड़ को और तेज कर लिया था, मगर वहाँ भी कहाँ रुकने वाले थे। वो भी मेरे पीछे ही भागते रहे और मैं भगवान से दुआएं मांगती जा रही थी कि मेरी माँ बीमार है, मुझे इन लोगों से बचा लो। मेरा डर से बुरा हाल हो रहा था, टांगें काँप रही थी, मगर वो लड़के तो मेरे ही पीछे आते जा रहे थे। तभी मुझे सामने कब्रिस्तान नजर आया था। वो कब्रिस्तान देखकर मेरा दिल सन्न रह गया था। मैं रात के इस वक्त कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहती थी, मगर अपने आप को बचाने के लिए मुझे ये भी करना पड़ गया था। मैं कब्रिस्तान में दाखिल हो गई थी और मुझे उम्मीद थी कि आवारा लड़के यहाँ से वापस चले जाएंगे, क्योंकि रात के इस वक्त लोग कब्रिस्तान जाने से डरते हैं। मगर ये देखो तो मेरी हैरत के इम्तिहान आ रही थी कि वो लड़के मेरे पीछे कब्रिस्तान में भी आ गए थे। वहाँ मुझे कौन बचाने वाला था? तभी मुझे एक टूटी हुई कब्र नजर आई थी। मैं उन आवारा लड़कों को नज़रों से ओझल होने के लिए उस टूटी हुई कब्र में उतर गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अभी मरने वाली हूँ और मुझे उन लड़कों के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और साथ ही साथ वो एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे कि अगर वो लड़की मिल गई तो उसको हमें छोड़ना नहीं है। ये बातें सुनकर तो मैं और भी घबरा गई थी। और फिर वो दोनों लड़के कब्रिस्तान में तलाशी कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कहीं नहीं मिली थी तो वो वापस चले गए थे। मैं अपनी सांसें बराबर करने लगी थी और मैं कब्र से बाहर आने लगी तो मेरा हाथ किसी चीज़ पर लगा था। मैं उछल गई थी। ऐसा लगा किसी आदमी पर मेरा हाथ गया है, मगर पूरे चांद की रोशनी से मुझे नजर आया कि एक लाल कपड़े में कोई चीज़ बंधी हुई है। मैंने आसपास देखा तो कोई नहीं था। मैंने जब उस कपड़े को खोला तो उसमें मुझे पैसे और जेवर नजर आए थे। मैंने उसे उठाया और कब्रिस्तान से निकल गई थी। अब तो सुबह हो गई थी। मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन माँ का फिक्र सता रही थी। मैं किसी तरह उस जगह पर वापस गई थी जहाँ रात को माँ को छोड़ गई थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वहाँ पर एक औरत मौजूद थी जो कि माँ का ख्याल रख रही थी। मैं आगे बढ़ी तो देखा कि माँ मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं उस औरत से बोली, आप कौन हैं? वो औरत कहने लगी, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मेरी नज़र इस औरत पर पड़ी। ये औरत दर्द से तड़प रही थी। मैंने इनसे पूछा कि क्या परेशानी है, तो इन्होंने अपने दिल पर हाथ रखा हुआ था। मैं सारी बात समझ गई थी। मेरा भी दिल का मसला है। मुझे भी डॉक्टर ने जुबान के नीचे गोली रखने के लिए दी थी, जो मैं हर जगह अपने साथ लेकर जाती हूँ। मैंने अपने बैग से निकाल कर इनकी जुबान के नीचे रख दी। ये ठीक हो गई हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि ईश्वर इंसान की ऐसी जगह पर मदद करता है जहाँ उसने सोचा भी ना हो। माँ की हालत ठीक हो चुकी थी। मैंने उनका धन्यवाद किया
और माँ को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गई थी। माँ कहने लगी कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो। मैंने माँ को अपने साथ लेकर होटल में पहुँची थी। वहाँ एक अच्छा सा कमरा मैंने बुक किया था। माँ कहने लगी, इस कमरे के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तब मैंने माँ को सारा किस्सा सुना दिया और उनके सामने वो गठरी खोल कर रख दी थी। हमने जब वो कागज़ खोले तो उस पर जो तारीख लिखी हुई थी उसे देखकर मैं और माँ हैरान रह गए थे। वो जेवरात किसी ने 100 साल पहले सुरक्षा के लिए कब्र में छुपाए थे। जाहिर सी बात है कि अब उन चीज़ों का मालिक तो मर गया होगा। तो माँ कहने लगी, अब हम ये रख सकते हैं। फिर हमने जेवरात बेच दिए थे। वो इतने महंगे थे कि हमने अपने लिए नया घर भी ले लिया था। माँ कहने लगी कि मैं अपने साथ बुरा सलूक करने वाले को माफ़ नहीं करूँगी। माँ ने कहा कि मैं बड़े पापा और बड़ी माँ पर केस करना चाहती हूँ और तुम्हारे पापा की सारी जायदाद उनसे वापस लेना चाहती हूँ। माँ ने उन दोनों पर केस किया और पैसे देकर एक अच्छा सा वकील रख लिया। फिर कुछ ही महीनों में हम केस जीत गए थे। हमें हमारी सारी जायदाद वापस मिल गई थी और बड़े पापा जेल के सलाखों के पीछे चले गए थे। हमने उनसे अपना घर वापस ले लिया था। उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। बड़ी माँ अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी और सुनने में आया था कि उनके मायके वाले भी बड़ी मम्मी और उनके बच्चों के साथ वही सलूक करते हैं जो उन्होंने मेरी माँ और मेरे साथ किया था। बुरे कर्मों की बुरी सज़ा होती है। अपना किया हुआ लौटकर सामने ज़रूर आता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।